सबसे पहले बात पाकिस्तान की करते हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हलचल लगातार तेज हो रही है। आसिम मुनीर पाकिस्तान का नया बॉस बनने जा रहा है। अभी तक जो खेल वो पर्दे के पीछे खेलता था वो खुलकर खेलेगा, लेकिन मुनीर के प्रमोशन से पाकिस्तान की आवाम की बदहाली खत्म नहीं होने वाली। पाकिस्तान के लोगों के पास ना तो खाने के लिए रोटी है, न ही सफर करने के लिए ट्रेन। अंग्रेजों ने जो कुछ छोड़ा था उसी के सहारे जी रहे हैं। पाकिस्तानी हिंदुस्तानी आवाम से चिढ़ रहे हैं। उन्हें लगता है हिंदुस्तान बुलेट ट्रेन बना रहा है और पाकिस्तान की हालत खस्ता होती जा रही है। सफर के लिए ट्रेन ही नहीं है। पाकिस्तान के हुक्मरान और आर्मी के जनरलों ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। पाकिस्तान हर बात में भारत से तुलना करने की कोशिश करता है, लेकिन ना तो वो पहले कभी भारत के सामने टिक पाया है और ना ही आगे कभी टिक पाएगा। भारत में बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी चल रही है तो पाकिस्तान में ट्रेन 50 की रफ्तार से आज भी दौड़ रही है। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने कैसे पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। आसिम मुनीर फेल, पटरी से उतरी पाकिस्तानी रेल। हमारी बेसिक नहीं ठीक है तो हम कैसे बुलेट ट्रेन चला सकते हैं कश्मीर में? हमारी चले बुलेट ट्रेन नहीं चला सकते, सिंपल ट्रेन तो चला सकते हैं ना, वो भी नहीं है वहाँ पे। वो ये भी मसला है ना, हमारे जो अभी भी ट्रेन वाले ट्रैक हैं वो भी वो जो अंग्रेज छोड़ के गए थे वही ट्रैक है, उनमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई नया इन्वेंशन नहीं की। जो पहले वाले जा रहे हैं इसीलिए हमारे सबसे ज़्यादा हादसा होते हैं ट्रेन के। तो जो है वो ही नहीं हमसे जा रही तो हम नया क्या चलाएंगे? तो ये भी तो मसला है। पाकिस्तान के ट्रेन में 90% यात्री बेटिकट। तो वहाँ पे ट्रेनें नहीं चल रही। ट्रेनें बहुत जबरदस्त चल रही हैं। वो सारे वो बेटे सारे टिकट लेते हैं। हमारे आज भी जो है ना हम 90% टिकट नहीं लेते। पाकिस्तान को मोदी की बुलेट ट्रेन चाहिए। इंडिया की जो ट्रेन है ना उसकी क्या ही बात है। ऐसे ही है। जो ट्रैक्स है ये असल में इतने अपडेटेड ट्रैक्स है कि देखें आप ट्रेन के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, हिल नहीं रहे, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, किसी किस्म की कोई आपको डिस्टर्बेंस नहीं लगेगी। ऐसे ही है। यही इंडिया की ट्रेन का सबसे बड़ा मजा है। भारत और पाकिस्तान साथ आजाद हुए। दोनों देशों में रेलवे का बंटवारा हुआ था, लेकिन भारत में आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। यहाँ वंदे भारत, राजधानी जैसी लग्जरी ट्रेन चलती हैं। बुलेट ट्रेन की तैयारी भी जोरों से चल रही है। 2029 तक लोग बुलेट ट्रेन से सफर करने लगेंगे, लेकिन पाकिस्तानी रेलवे का हाल बेहाल है। वहाँ अभी भी वही ट्रेनें चल रही हैं जो अंग्रेजों ने उनके लिए छोड़ी थी। हालात ये है कि पाकिस्तान में 90% यात्री बिना टिकट के यात्रा करते हैं। उन्हें करके दिता है तो तीसरी ट्रेनें बंद कर छड़िया। हाँ ये बात है, हमने तो ट्रेनें बंद कर दी। उसकी आप अंदाजा लगा लेना कितना एरिया था ट्रेनों का, तो आधा बंद पड़ा है। और बल्कि कई ऐसे स्टेशन है, चिकवाल का स्टेशन है वो तो खत्म हो गया। कसूर है 10 ट्रेनें जाती थी, 10 आती थी, और अब कितनी? एक ट्रेन नहीं जाती है। वहाँ पे ना जानवर लोगों ने बांधे हुए। ये देखें आप, इसमें हम क्या कहेंगे? 90% फ्री सफर करते हैं। वहाँ पे ट्रेनें जो इंडिया में चल रही हैं वो भी ब्रिटिश। आपने नहीं देखा, मैं 6 दफा इंडिया गया हूँ। अच्छा, तो वहाँ पे ट्रेनें नहीं चल रही। ट्रेनें बहुत जबरदस्त चल रही हैं। वो सारे वो बेटे सारे टिकट लेते हैं। हमारे आज भी जो है ना हम 90% टिकट नहीं लेते। कितनी ट्रांसपोर्ट हमने बंद कर दी, हम 4 आने नहीं देते थे। ये देखे अभी 4 आने नहीं से देते, कितनी ट्रांसपोर्ट आई पब्लिक। 2 नंबरी के भाई 4 आने हमारे बाजे, और आज हम जिस भी खा गया, ड्राइवर भी खा गया, GM भी खा गया। अब पाकिस्तानी ट्रेनों का हाल भी देख लीजिए। ट्रेन के भीतर पंखे लगे हैं, लाइटें भी लगी हैं, लेकिन चलती नहीं हैं। गंदगी इतनी है कि ट्रेन में बैठकर सफर करना मुश्किल हो जाए। पाकिस्तान की सबसे तेज ट्रेन भी 105 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। ज्यादातर ट्रेनें प्रति घंटे 50 किलोमीटर की ही रफ्तार हासिल कर पाती हैं। सभी बॉक्सेस के अंदर ये सिस्टम है और इसका छत सिस्टम देखने किस तरह का है। और पीछे जो है तकरीबन गाड़ी खाली पड़ी हुई है क्योंकि अच्छी नहीं है कंडीशन, इसलिए जो लोग इसमें कम ही बैठते हैं। ये देखें जी, ऊपर वाले बर्थ जो हैं कुछ इस तरह के हैं जिसके ऊपर लोग बैठ भी सकते हैं। तो इधर नीचे ये वाले बर्थ हैं तो लेटने के लिए, और ऊपर ये देखें जी इधर जो पंखे लगे हुए थे अभी जो खोल के ले गए, ट्रेन अमला ही ले गया इसे। तो बाकी ये देखें कुछ पंखे जो ऊपर छत में लगे हुए हैं लेकिन चलते नहीं है, ये पक्का गारंटी है। तो ये देख पा रहे हैं जी इधर ये लाइट्स भी लगी हुई है। तो चला के देखते हैं क्या ये पंखे और लाइट चलती है कि नहीं इस ट्रेन के अंदर। तो ये देखें दोनों बटन जो लगे हुए थे हमने नीचे प्रेस कर दिए, लेकिन ना तो कोई पंखा चला है और ना ही कोई लाइट चली है। यानी कि ये सिर्फ ऐसे शो पीस जैसे लगे हुए हैं, वैसे के वैसे लगे हुए हैं। और ये बर्थ है जिसके ऊपर लोग बैठ भी सकते हैं और लेट भी सकते हैं। इस तरह का कुछ सामान रखने के लिए ऊपर बने हुए शेड।
और सफाई का ख़ास ख्याल रखें। तो देखते हैं जी इस ट्रेन की सफाई आपने नोट की है कि नहीं, दिखाता हूँ। ख़ास ख्याल रखें तो ये देखें, ये देख पा रहे हैं आप, वाकई में सफाई का ख़ास ख्याल रखा हुआ है जी। पाकिस्तान को मोदी की बुलेट ट्रेन चाहिए, क्योंकि जिस तरह भारत में डेवलपमेंट्स के काम हो रहे हैं उससे पाकिस्तानी भी हैरान है। हालत यह है कि पाकिस्तान में आपको कोई हाईटेक या फिर वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ कोई भी स्पीड वाली ट्रेनें नहीं है। पाकिस्तान में रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारियों को कोई पेंशन नहीं मिल पा रही है। वो अपने आप को इनकरेज करी जा रहे हैं। डे बाय डे एक नया से नया जो प्रोजेक्ट नज़र आते हैं इंडिया की तरफ से, कि वो बेसिकली ना वो इस टाइम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम कर रहे हैं। बिकॉज डेफिनेटली जब आपके जो एरियाज़ होंगे उसमें ट्रैफिक्स और इन चीज़ को वो कम करेंगे और उनको बहुत प्रॉफिट। अब ये जो क्या नाम है उन्होंने ट्रेन स्टार्ट किए, इसमें मेरे ख्याल से लाखों की तादाद में लोग काम करेंगे। पहली चीज़ अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी तो जो चोरी चिकारी सब कुछ ख़त्म होगा। लोगों के पास रोज़गार होगा तो कौन पागल है जो कहीं मांगने जाएगा या कुछ भी करेगा। तो सबसे बढ़िया अगर लाख लोग भी काम करते हैं तो 1,00,000 लोगों को एकदम से रोज़गार देना ये एक बहुत ह्यूज माइंडसेट की गेम है। तो डेफिनेटली इसी बात से वो माने जा रहे हैं कि वो अपने आप को इस कदर डेवलप कर रहे हैं कि वो अपने जो मेन कंट्रीज है ना, जापान, अमेरिका, उनके साथ अपने आप को अब कंपेयर कर रहे हैं। अब वो एशियन में ना एशिया क्रिकेट्स कह रहा हूँ, एशिया के अंदर वो अपने आप को बहुत ऊपर ले चुके हैं। पाकिस्तान में 1861 में ट्रेन सेवा शुरू हुई थी। रेलवे की शुरुआत के बाद से नेटवर्क को 11,881 किलोमीटर तक फैलाया गया था, लेकिन अब पाकिस्तान के रेलवे स्टेशनों की हालत बुरी हो चुकी है। इस देश में हर साल करीबन 70 मिलियन से भी ज्यादा यात्री ट्रेन से यात्रा करते हैं, जिसके लिए ट्रेन की मरम्मत वगैरह के लिए 70,000 कर्मचारियों को लगाया गया है। लेकिन देश की आर्थिक स्थिति की वजह से सब कुछ बिगड़ चुका है। भारत की तरक्की देखकर पाकिस्तानी भी पीएम मोदी के मुरीद बन चुके हैं। अमेरिका को लगा लें, रूस को लगा लें, सऊदी अरेबिया को लगा लें, बड़ी बड़ी उनकी इन्वेस्टमेंट है। और अब जापान ने भी इसमें दिलचस्पी ली है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। तो ये इन्वेस्टमेंट छोटी मोटी नहीं है। उनको 50 साल के इतने बड़े अरसे के लिए लोन देना, और जापान उन पे इतना बड़ा ट्रस्ट कर रही है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो ये इंडिया की बहुत बड़ी कामयाबी है खारजा पॉलिसी की। उनकी इकोनॉमी को देख के उन पे इतना ट्रस्ट किया जा रहा है, तो बाकी मुल्कों पे वो ध्यान नहीं है जो इंडिया पे किया जा रहा है। पूरे वर्ल्ड का ध्यान है इंडिया पे, और इंडिया पे आए दिन सुनने को मिलता है कभी रूस इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कभी अमेरिका कर रहा है, कभी जापान कर रहा है, फ्रांस की भी पिछले दिनों हुई है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है इंडियन हुकूमत की। मैं समझता हूँ कि ये आने वाले वक्त में इंडिया को वर्ल्ड पावर बनाने के तरफ जा रहा है नरेंद्र मोदी की हुकूमत। पूरा का पूरा पाकिस्तान इस वक्त पटरी से उतर गया है। मुनीर का दिमाग उल्टा चल रहा है तो शहबाज शरीफ को समझ में नहीं आ रहा कि कंगाल पाकिस्तान को कंगाली के इस दौर से बाहर कैसे निकाले। पाकिस्तान की हालत इस वक्त बेहद खराब है। अवाम के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं, लेकिन मुनीर लोगों को कश्मीर हासिल करने का ख्वाब दिखा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की अवाम मुनीर के झूठ को समझ रही है। उसे समझ में आ चुका है कि जिस पाकिस्तान के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, सफर करने के लिए ट्रेन नहीं है, वो कश्मीर क्या हासिल करेगा। उल्टे पीओके के लोग भारत में शामिल होने का मन बनाकर बैठे हैं। इंडिया में पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिशियंस जो हैं, वो उस तरह का कचरा नहीं फैला रहे जो पाकिस्तान में फैल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पीटीआई नून लीग वो उनको गिराने में लगे हुए हैं, वो उनको गिराने में लगे हैं। डेवलपमेंट्स तो कोई काम ही नहीं कर रहा ना। तो जो डेवलपमेंट से काम कर रहा है उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। जैसे वो अभी इतनी डेवलपमेंट्स कर रहे हैं कि उन्होंने चंद्रयान मिशन 3 भी अपना लॉन्च कर दिया, जो कि होप्स हो कि 2 ट्राई के बाद उनका सक्सेसफुल हो ही जाएगा। जितनी उन्होंने की है ना ये डेवलपमेंट, उनको हर लिहाज में हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इसमें कोई भी टॉन्ट या टीजिंग वाला पॉइंट हो ही नहीं सकता। सर, जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो है इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है, जिसको हम इंडियन कश्मीर कहते हैं। क्या कहेंगे, पूरी दुनिया में क्या ये पैगाम जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि कश्मीर जो है वो इंडिया से बिलोंग करता है, जिस तरह इंडिया जम्मू कश्मीर में भी डेवलपमेंट कर रहा है? जी, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। जो आपका आज़ाद कश्मीर है ना, वहाँ के स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में आके अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं तो वो ये नहीं कहते कि हम पाकिस्तानी हैं, वो कहते हैं हम कश्मीरी हैं। तो अगर जो आपका कश्मीर है वो आपका नहीं हो पा रहा, तो इंडिया वाला कश्मीर आप कैसे सोच सकते हैं कि वो आपको प्रेफर करेगा? कभी भी नहीं हो सकता। वहाँ पर डेवलपमेंट्स बहुत हो रही है।
लोगों को क्या चाहिए? तरक्की, शौर, एजुकेशन। वो इंडिया दे रहा है, तो आपके पास वो क्यों आए? भारत और पाकिस्तान की ट्रेनों की कोई तुलना नहीं हो सकती। पाकिस्तान से लोग भारत आते हैं, वो भी यहाँ सफर करने के लिए ट्रेन यात्रा को ही प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि भारत की ट्रेनें जिस रफ्तार से चलती हैं वैसा उन्होंने पाकिस्तान में कभी देखा भी नहीं है। जो भी पाकिस्तानी भारत आता है यहाँ की रेलवे की जमकर तारीफ करता है। बड़ा मजा आता है इंडिया की ट्रेन में, और इसीलिए हमने बस का और बाय कार का सफर सेलेक्ट नहीं किया कि हम इंडिया की ट्रेन के अंदर बैठना चाहते थे। और टिकट भी कोई इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, बड़ा चीप टिकट है और बड़ी लग्जरी ट्रेन है जिसमें हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं। आप देखें, आप ये देखें अंदर से ट्रेन के मनाजिर, बहुत ज़बरदस्त ट्रेन, बड़ा मज़ा आया इस ट्रेन में ट्रैवल करके। ये देखें, बाकायदा यूनिफॉर्म पहना हुआ है इन्होंने। मैं ज़रा इधर भी आपको दिखाऊँ, ये एक और बोगी है, ये देखें, ये भी एक और क्लास है। ये साफ़ सुथरे वॉशरूम्स, ये बहुत साफ़ सुथरे वॉशरूम्स, नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त, इम्प्रेसिव। और अब कुछ एक्शन वाली स्टोरीज देखिए। कहां उधार सिगरेट नहीं देने पर दबंगों ने युवक पर जानलेवा हमला बोल दिया। धारदार हथियार से युवक का गला रेत कर अधमरा कर दिया। कहां मामूली से विवाद में जमकर लाठी डंडे चल गए। हेयर ड्रेसर की दुकान में पहले बाल कटवाने को लेकर हुए विवाद में हड्डी पसली तोड़ दी गई। फिर चलती थार की छत पर कहां युवकों ने जमकर तांडव मचाया। ट्रैफिक रूल्स की जमकर कहां उड़ रही हैं धज्जियां, क्या हुई है कार्रवाई, सब एक्शन पैक्ड स्टोरीज हमारी अगली रिपोर्ट में। गुस्से से तिलमिलाया एक दबंग आता है और दुकान के सामने खड़े युवक पर ताबड़तोड़ हमला बोल देता है। युवक कुछ समझ पाता इससे पहले ही हमलावर उस पर टूट पड़ता है। मारपीट के दौरान हमलावर युवक के गर्दन पर चाकू से हमला कर देता है, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो जाता है। वारदात की यह तस्वीर उत्तर प्रदेश के सीतापुर की है, जहां उधार सिगरेट देने से मना करने पर दबंग युवक ने सेल्समैन के बेटे पर जानलेवा हमला कर दिया। गर्दन पर चाकू लगने से सेल्समैन का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। हमले के दौरान दुकान पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया, नहीं तो महेंद्र पीड़ित की जान जा सकती थी। महमूदाबाद के याकूबपुर गांव में पीड़ित महेंद्र के पिता राम गुलाम इसी किराने की दुकान में सेल्समैन का काम करते हैं। शुभम नाम का आरोपी दबंग दुकान पर आया और उधार की सिगरेट मांगा। राम गुलाम ने जब सिगरेट देने से मना कर दिया तो आरोपी शुभम ने उसके साथ गाली गलौज और मारपीट की। इस घटना के बाद राम गुलाम ने पैंतेपुर चौकी में शिकायत दर्ज कराई। राम गुलाम का आरोप है कि पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके कारण दबंगों के हौसले बढ़ गए। अगले दिन शुभम फिर दुकान पर आया और राम गुलाम से सिगरेट उधार मांगा और मना करने पर फिर आरोपी गाली गलौज करने पर उतर आया। इसी बीच राम गुलाम का बेटा महेंद्र दुकान पर आया और पिता से हो रहे बदसलूकी का विरोध किया, जिसके बाद महेंद्र और शुभम के बीच विवाद हो गया। दबंग शुभम ने अपने भाइयों को बुलाया और महेंद्र पर टूट पड़ा। मारपीट के दौरान ही दबंगों ने महेंद्र पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया। पिताजी का हमारे मारिन्ना है, तो हम दुकान गए थे सौदा लेने। उसके बाद हमको मतलब जल पड़ गए, मारने लगे और यहाँ पे जो चाकू मार दिए और यहाँ पे डंडा मारे हैं हाथ पे। एप्लीकेशन दी सर, एप्लीकेशन दिए थे लेकिन सुनवाई नहीं हुई है। ये वही चाकू है जिससे आरोपी शुभम ने महेंद्र का गला रेतने की कोशिश की और इस हमले में महेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। सरे बाजार चाकूबाजी की इस वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, जबकि पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। एक युवक पर ताबड़तोड़ लाठी डंडे की बारिश हो रही है। पहले एक आरोपी युवक को दुकान से निकालता है और दूसरा युवक उस पर टूट पड़ता है। फिर दोनों आरोपी युवक पर बेरहमी से लाठी डंडे बरसाते हैं। इसी दौरान युवक भागने लगता है, लेकिन इस दौरान भी आरोपी उस पर डंडे मार रहा है।
मारपीट की ये वारदात यूपी के बुलंदशहर की है। मामूली बात पर जमकर लाठी डंडे चले। दबंगों ने अपने साथियों के साथ एक युवक की बेरहमी से पिटाई की। अनूप शहर कोतवाली के डरोरा गांव में ये वही हेयर ड्रेसर की दुकान है जहां पहले बाल कटवाने को लेकर 2 युवकों में विवाद हो गया। बस इसी बात पर आरोपी दबंगों ने आओ देखा ना ताओ अपने गांव से साथियों को बुलाया। दबंगों ने पहले युवक को सलून की दुकान से खींचकर बाहर निकाला, फिर लाठी डंडों के साथ उस पर टूट पड़े। बेरहमी से युवक की इस पिटाई की तस्वीर पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। यूपी पुलिस अब इन दबंगों का इलाज करेगी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चलती थार की छत पर चढ़कर 3 युवक तांडव कर रहे हैं। थार के पीछे और कई गाड़ियां हैं जिसके रूफटॉप में भी कई युवक स्टंट कर रहे हैं। गाड़ियों में लगे हूटर बजाकर खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। खतरनाक स्टंट का ये वीडियो मेरठ के परतापुर इलाके का है जहां स्टंटबाजों का ये तांडव देखने को मिला। गाड़ियों में तेज म्यूजिक बज रहा है और ये युवक कारों की छत पर चढ़कर स्टंट कर रहे हैं। इन्हें ये नहीं पता कि जरा सी लापरवाही बड़े हादसे में तब्दील हो सकती है। थार के पीछे कई और गाड़ियां हैं। तेज रफ्तार गाड़ियों से स्लाइड करते, ब्रेक डांसिंग करते और लटक कर जोखिम भरे करतब दिखा रहे हैं। इनमें से किसी ने भी हेलमेट या किसी तरह के सुरक्षा उपकरण का इस्तेमाल नहीं किया है। ये स्टंटबाज खुलेआम न सिर्फ ट्रैफिक रूल्स की धज्जियां उड़ा रहे हैं बल्कि राहगीरों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। उधर बिहार के हाजीपुर में एक नाबालिग बच्चे की हत्या हुई है। मर्डर की खबर आग की तरह फैली। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और जमकर उत्पात मचाया। वहीं बिहार के बागलपुर में किसी मामूली बात पर एक शख्स की जबरदस्त पिटाई हो गई। दोनों घटनाओं को मिलाकर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। गुस्साए लोग गाड़ी में तोड़फोड़ कर रहे हैं। कुछ लोग गाड़ी को पलटने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ हॉस्टल के गेट को उखाड़ने में जुटे हैं। हॉस्टल प्रशासन ने भीड़ को उग्र देख गेट अंदर से बंद कर रखा है। लोग बार बार उस बच्चे की डेड बॉडी दिखाने की मांग कर रहे हैं जिसकी गला रेतकर हत्या कर दी गई। नहीं तो मामला में बढ़ेगा तो फिर आप लोग परेशानी में रहिएगा। बच्चे की गला रेतकर हत्या करने की ये घटना बिहार के हाजीपुर की है। 7 साल का एक बच्चा जिसका नाम अर्जुन ठाकुर था, वो इसी ज्ञान प्रतियोगिता निकेतन में रहकर पढ़ाई करता था। यहाँ आसपास के गांव के बच्चे हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं। रविवार को जैसे ही अर्जुन की हत्या की खबर सामने आई, खबर आग की तरह फैल गई। बड़ी तादाद में गांव वाले इकट्ठा हो गए और हंगामा करने लगे। कुछ लोग हॉस्टल में तो कुछ लोग गाड़ियों में तोड़फोड़ करने लगे। हॉस्टल की गाड़ी को पूरी तरह से डैमेज कर दिया। पुलिस को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हॉस्टल के गेट पर पुलिस वाले तैनात हैं। पुलिस वालों के पहुंचने पर हॉस्टल संचालकों ने गेट खोला, जिसके बाद कुछ लोग हॉस्टल के अंदर गए। लेकिन गेट के बाहर मौजूद बाकी लोगों को हटाने के लिए पुलिस ने पहले समझाया, लेकिन वो लोग वहां से हटने को तैयार नहीं थे। जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके लोगों को हटाने की कोशिश की, जिससे लोग नाराज हो गए और पुलिस वालों पर ही पथराव शुरू कर दिया। भीड़ को उग्र होता देख कई थानों की पुलिस को बुलाना पड़ा, तब जाकर मामला शांत हुआ। ये मामला वैशाली थाना क्षेत्र का है। ये गोपालपुर गांव है, ये जस्ट चौक बगल में है। तो सूचना मिली कि यहाँ एक निजी छात्रावास है जिसमें आसपास के बच्चे सब पढ़ते थे। उसी में से एक बच्चा है जिसका अर्जुन कुमार नाम बताया गया है। उसकी उम्र लगभग 7-8 साल बताई जा रही है। तो उसकी हत्या की सूचना मिली थी। आकर फिर हम लोग देखे हैं तो बच्चा का जो है सो गला रेता हुआ है। घटना की जांच के लिए एफएसएल की टीम को बुलाया गया। मृतक के परिजन की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हॉस्टल संचालक समेत 4 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस लगातार पूछताछ में जुटी है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है।
ताकि इस विभत्स घटना को अंजाम देने वालों का पता लगाया जा सके और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। पिटाई की यह घटना बिहार के भागलपुर की है। दो युवक मिलकर एक बाइक सवार को पीट रहे हैं। ताबड़तोड़ हो रही पिटाई से बाइक वाले का बैलेंस बिगड़ गया और बाइक गिर गई। जान बचाने के लिए बाइक वाले ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो भाग नहीं पाया, बाइक पर जा गिरा, जिसके बाद भी दोनों युवक लगातार उसे पीटते रहे। इस युवक को ईंट दिख गई, जिसके बाद उसने ईंट उठाकर बाइक वाले को पहले ईंट से कमर पर मारा, फिर सिर पर मारने की कोशिश की। पहली बार तो सिर पर नहीं मार सका, लेकिन दूसरी बार ईंट से सिर पर मार दिया, जिसके बाद बाइक सवार युवक बेहोश हो गया। घटना स्थल पर मौजूद लोग मूक दर्शक बने रहे। कोई वीडियो बना रहा था तो कोई सिर्फ दूर से ही मना कर रहा था। किसी ने पास आकर दोनों युवकों को पीटने से रोकने की कोशिश तक नहीं की। विवाद की शुरुआत बाइक टच होने को लेकर हुई थी। पहले कुछ देर बहस चली, उसके बाद देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। और महिलाओं को सावधान करने वाली बड़ी खबर। महाराष्ट्र के ठाणे पुलिस ने एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है जो खुद को मशहूर मॉडल और कई वेब सीरीज में काम कर चुका अभिनेता बताकर महिलाओं से ठगी करता था। लड़कियों का भरोसा जीतने के लिए प्यार का नाटक भी करता था। पुलिस गिरफ्त में आया ये धोखेबाज आखिर कैसे महिलाओं से 10-20 हजार नहीं बल्कि लाखों रुपए ऐंठता था। ये शातिर ठग कैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाली पढ़ी लिखी महिलाओं को अपना शिकार बनाता था, इस रिपोर्ट से समझिए। सोशल मीडिया पर महिलाओं से ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार। हाई प्रोफाइल लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर करता था ठगी। महंगी लाइफस्टाइल दिखाकर महिलाओं का जीतता था भरोसा। क्या आप इसके चेहरे को देखकर बता सकते हैं कि ये वही ठग है जो सोशल मीडिया के जरिए बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाली महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था? ठाणे पुलिस की गिरफ्त में आया ये वही शातिर ठग है जो सोशल मीडिया के जरिए हाई प्रोफाइल लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था और फिर उन्हें ठगी का शिकार बनाता था। आरोप है कि उसने शादी का झांसा देकर कई हाई प्रोफाइल महिलाओं को अपने जाल में फंसाया और फिर उनसे लाखों रुपए ठग लिए। इस रीलबाज ठग का ठगने का अंदाज भी काफी निराला था। वो सोशल मीडिया पर खुद को रील स्टार बताता था। महिलाओं को झांसे में लेने के लिए बाकायदा कई ऐसे वीडियोस सोशल मीडिया पर डाल रखे थे। इन्हीं रील्स के जरिए आरोपी इंस्टाग्राम पर महिलाओं से दोस्ती करता था और अपनी महंगी लाइफस्टाइल दिखाकर उनका भरोसा जीतता था। महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाने के लिए उन्हें शादी का झांसा देता था। जब महिलाएं उनके झांसे में आ जाती थी तब उनसे लाखों रुपए और महंगे गहने ऐंठता था। इसमें वो भी ऐसा है कि ये पहले फ्रेंडशिप करता है पीड़ित लोगों के साथ, महिला उनके साथ, और उनको शादी करने का बहाना वगैरह देकर या आश्वासन देकर उनके साथ धोखाधड़ी करता है। आरोपी शैलेश रामगुड़े ठाणे के ही हीर नंदानी स्टेट का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक रामगुड़े इंस्टाग्राम रील्स और तस्वीरों का इस्तेमाल करके खुद को एक सफल मॉडल और इन्फ्लुएंसर के तौर पर दिखाता था। सोशल मीडिया पर उसके 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उसकी ऑनलाइन इमेज ने ही उसे महिलाओं का भरोसा जीतने में मदद की और इसी के जरिए वो महिलाओं को इमोशनली ब्लैकमेल करके उनसे धोखेबाजी करता था। खुद को मॉडल और रील स्टार बताने वाले इस महाठग के झूठ का उस वक्त पर्दाफाश हो गया जब डोंबिवली की एक 30 साल की आर्किटेक्ट से 93 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। आनंद फानन में पुलिस हरकत में आई और शातिर ठग को धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से करीब 46 लाख का 37 तोला सोना बरामद किया है। इसके साथ ही 4 महंगे आईफोन और एक लग्जरी BMW कार भी बरामद की है। शैलेश प्रकाश रामगुड़े नाम का एक मॉडलिंग काम करने वाला रजिस्ट्रार पकड़ा गया है। विष्णुनगर पुलिस स्टेशन यहाँ पर उनके खिलाफ इकोनॉमिक ऑफेंस रजिस्टर्ड हुआ है। वो केस के दरमियान पुलिस ने 37 तोला सोना, 4 मोबाइल फ़ोन और एक BMW कार जब्त की है। शैलेश इंस्टाग्राम के जरिए युवतियों से संपर्क करता था। वो प्यार का नाटक करता था और ईडी की रेड पड़ी है। घर में कई प्रॉब्लम्स हैं, पैसों की तत्काल जरूरत है, जैसे कई बहाने बनाकर वो पैसे और गहने लेता और फिर उनसे बातें करना बंद कर देता था।
शैलेश रामगुडे पर इससे पहले भी कई महिलाओं से ठगी करने का आरोप है और सभी मामलों में ठगी का पैटर्न सेम था। खुद को मशहूर रील स्टार और 2 वेब सीरीज में काम कर चुके अभिनेता के तौर पर प्रेजेंट करता था। डोंबिवली से पहले ठाणे के कपूर बावड़ी पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ 2 महिलाओं से ठगी के मामले दर्ज हैं। इस मामले में वो जेल भी जा चुका है और फिलहाल जमानत पर बाहर था। इसके बावजूद वो नए शिकार बनाने से बाज नहीं आ रहा था। पीओके में बर्फबारी शुरू होने में अब सिर्फ 10 से 15 दिन बचे हैं। इन 15 दिन के एक घंटे आसिम मुनीर पर बहुत भारी साबित होने वाले हैं। पीओके की सड़क पर अभी से जेनजी उतरने लगे हैं। पीओके में जेनजी का विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के खिलाफ पीओके में युवा धरने पर बैठ गए हैं। पीओके में पाकिस्तान के विरोध में रैलियां निकाली जा रही हैं। पीओके में मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर तक युवाओं का जबरदस्त विरोध हो रहा है। पीओके में जितनी बगावत बढ़ रही है उतना मुनीर को डर सता रहा है, क्योंकि पीओके पर युद्ध का सबसे सही वक्त नवंबर है। बर्फबारी से पहले इंडियन आर्मी जितना आगे पीओके में बढ़ जाएगी, फिर उसको पीछे हटाना पाकिस्तानी सेना के बस में नहीं होगा। 15 दिन के अंदर अंदर बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है। इतिहास, भूगोल सब बदलने वाला है। क्या प्रधानमंत्री मोदी जंग का ऑर्डर देने वाले हैं? अगर कोई चांस था कि इंडिया पाकिस्तान पर कोई अटैक नहीं करेगा, तो आप यकीन करें उसके बाद ये तमाम चांसेस जो है वो खत्म हो गए। इंडिया पाकिस्तान पर हमला करने के बहुत करीब पहुंचा हुआ है। मोदी को जीत मिली, मुनीर क्यों डरने लगा? भारतीय सेना क्या कर सकती है, कैसे पाकिस्तान के अंदर तबाही मचा सकती है, इसका प्रमाण पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को मिल गया। सेना के पीछे जो शख्स खड़ा है उसका असर सेना पर बहुत पड़ता है। मुनीर जानता है दुनिया में अगर कोई है जो उसका साम्राज्य खत्म कर सकता है तो वो हिंदुस्तान है। पाकिस्तान के अगल बगल देखें तो अफगानिस्तान के पास इतनी बड़ी सेना नहीं है कि वो पाकिस्तान के अंदर घुसकर नक्शा बदल सके। ईरान पहले इजराइल से उलझा हुआ है, वो पाकिस्तान से दूसरा फ्रंट नहीं खोल सकता। ऐसे में इंडिया ही है जिसके पास सेना भी है, नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता भी है। अब सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तान से युद्ध कब होगा, सही वक्त, सही हालात कब बनेंगे? तो जवाब नवंबर ही है। और जगह क्या हो सकती है, इसका जवाब पाकिस्तान को मिलने भी लगा है। एलओसी का तापमान फिर से बढ़ने लगा है। एलओसी पर पाकिस्तान फिर से डरने लगा है। नवंबर वो महीना होता है जो पाकिस्तानी आर्मी को सबसे ज्यादा डराता है। नवंबर के आखिरी हफ्ते और दिसंबर के पहले हफ्ते से पीओके में इतनी बर्फबारी शुरू हो जाती है जिसके बाद गाड़ी, इंसान, सबका मूवमेंट रुक जाता है। इसको पाकिस्तानी सेना में व्हाइट सीज फायर भी कहते हैं। आसिम मुनीर को लग रहा है कि इंडियन आर्मी अगले 15 दिनों के अंदर बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर सकती है। यह पाकिस्तान का काल भैरव बटालियन है। भैरव कमांडो के चेहरे आपको नहीं दिखा सकते। ये कमांडो भैरव बटालियन किसी भी बड़े मिशन के लिए पूरी तरह से रेडी है। ये भैरव बटालियन का लोगो है, अदृश्य, अदम्य। अदृश्य यानी जो मौजूद हो और जो दिखाई ना दे। अदम्य यानी जिसको दबाया नहीं जा सके। जैसा भैरव बटालियन का लोगो है, ठीक वैसा ही उनका पराक्रम है। पाकिस्तान पर ऐसा हमला होगा जिसको रोक पाना मुनीर की किसी बटालियन के हाथ में नहीं होगा। भैरव कमांडो के शौर्य से पाकिस्तान में अभी से डर का सन्नाटा फैलने लगा है। यह पीओके है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जहां पर एक बार फिर से आसिम मुनीर के खिलाफ गुस्सा भड़कने लगा है, ज्वाला धधकने लगी है। इस बार पीओके की सड़क पर युवा उतरा है, जेन जी उतरे हैं। जेन जी क्या कर सकते हैं, ये नेपाल में दुनिया देख चुकी है। पीओके में युवा अपना हक मांगने खड़ा हो गया है।
एहतजाज गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से तालिब इल्म करते आ रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने कभी संजीदगी का इज़हार नहीं किया। यूनिवर्सिटी अपनी तमाम पॉलिसीज़ में बिल्कुल बाइख्तियार होती है और यूनिवर्सिटी का सेनेट जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर की जो पॉलिसीज़ है वो मरतब करता है। क्लासेस अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, बच्चा क्लासेस में कैसे पहुँचे? इधर एक कूलर लगाने का वादा हुआ था, एक इधर और एक हमारे एडमिन ब्लॉक के आगे। अगर कूलर्स तक नहीं ये नस्ब कर सके तो ये जो हमारा प्रोटेस्ट है, धरना, पुरम धरना, फिर ये है कि ये चलता रहेगा और ये एहतजाज की सूरत इख्तियार करेगा। पीओके का शिक्षा बजट पाकिस्तान में सबसे कम है। पीओके में स्कूल कॉलेज की सबसे कमी है। पीओके के युवाओं को पाकिस्तान के दूसरे राज्यों में सरकारी नौकरी नहीं मिलती है।